एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर, धुरंधर सीरीज पार्ट 3। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हो सकता है आगे किसी परीक्षा में फिर से उपस्थित हो जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को, धुरंधर सीरीज पार्ट 3। देखिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ड्रम कल्चर विधि का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। और विकल्प दे रखे हैं आपको इसके सामने, गेहूं, धान, कपास और गन्ना। याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि ड्रम कल्चर विधि का उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका हम आंसर हमेशा याद रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा धान, पेड़ी। पेड़ी के अंदर होता क्या है, एक ड्रम होता है, प्लास्टिक के ड्रम के अंदर छेद होते हैं। उन छेदों के अंदर हम पहले से एक रात में पहले भिगोए हुए बीजों को रख देते हैं और उस ड्रम को पूरे खेत में इस तरह से फैलाते हैं कि जो सीड होते हैं वो इजीली उसमें सोन हो जाए। तो इससे लेबर की बचत होती है, समय की बचत होती है। और इस विधि के द्वारा अगर आप सीड रेट की बात करो तो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ये जो टेक्निक है ये किसमें यूज होती है, धान के अंदर, पेड़ी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जेट्रोपा, आप जानते हैं जेट्रोपा का कितना चलन चल रहा है अभी, बायोडीजल के नाम से जाना जाता है जेट्रोपा को। जेट्रोपा, कर्कस, रतनजोत। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि रतनजोत जो है, जेट्रोपा जो है, उसके फल का प्रकार क्या है, के फ्रूट का टाइप क्या है। विकल्प दे रखे हैं आपको इसमें, कैप्सूल, सिलिक्वा, ईयर या कोई नहीं। तो याद रखिएगा सॉरी, जब भी जेट्रोपा के फल के प्रकार पूछे आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैप्सूल। ये याद रखिएगा आप, कैप्सूल इसके फल का प्रकार होगा। सिलिक्वा तो हम जानते हैं किसका होता है, सरसों, मस्टर्ड। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो याद रखिएगा जेट्रोपा के जो फल का प्रकार होता है वो होता है कैप्सूल। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए एक रोग है, उस रोग का कीड़ा का प्रकार प्रकोप के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। वो लिखा हुआ है डायमंड बैक मोथ, इसका प्रकोप सबसे अधिक किस सब्जी के ऊपर होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, टमाटर, फूलगोभी, लौकी या मटर। तो देखिए डायमंड बैक मोथ एक इंसेक्ट है, वो मुख्य रूप से किस पे अटैक करता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हमेशा फूल गोभी। ये किस पे अटैक करता है, फूल गोभी के ऊपर अटैक करता है। तो डायमंड बैक मोथ का अगर आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछें किस फसल पे लगता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल गोभी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए लोबिया। लोबिया के बारे में आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि लोबिया का उत्पत्ति स्थल क्या है, मतलब इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, किसे बोला जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, मध्य अफ्रीका, रूस, अमेरिका और भारत। याद रखिएगा जब भी लोबिया का नेटिव प्लेस पूछा जाए या ओरिजिन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा मध्य अफ्रीका। मिड अफ्रीका के अंदर ही लोबिया का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर का आपने नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, उसके ऊपर प्रश्न बनाया गया है। रेफ्रेक्टोमीटर जैसे लेक्टोमीटर होता है, उसी तरह से रेफ्रेक्टोमीटर में पूछा है आपसे कि रेफ्रेक्टोमीटर का काम क्या है, क्या फाइंड आउट करता है, क्या निर्धारित करता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, खनिज तत्वों का, मिनरल्स के बारे में, कुल टीएसएस का, विटामिन का या कोई नहीं। टीएसएस का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएसएस, संपूर्ण घुलनशील ठोस पदार्थ, इस क्या कहा जाता है, टीएसएस। याद रखिएगा रेफ्रेक्टोमीटर का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो कुल टीएसएस की मात्रा को फाइंड आउट करे, उसके बारे में पता लगाए। तो आंसर होगा इसका कुल टीएसएस। आ रही है आपको बात समझ। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पत्ता गोभी के ऊपर प्रश्न बना है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सब्जियों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसी रेफरेंस में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये है कि
पत्ता गोभी की एक किस्म है, उस किस्म का नाम है पुसा मुक्ता। क्या नाम है? पुसा मुक्ता। और पूछा गया है कि ये जो पुसा मुक्ता किस्म है वो किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है, मतलब किस रोग का उस किस्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इसके: पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रोट या ब्लैक रस्ट। याद रखिएगा, पत्ता गोभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग लगता है जिसे कहा जाता है ब्लैक रस्ट। और ये जो वेराइटी है पूसा मुक्ता, ये इस ब्लैक रोस्ट के अगेंस्ट क्या है? प्रतिरोधी प्रतिरोधी है। इस कारण से याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंट वेराइटी पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूसा मुक्ता। और किस रोग के अगेंस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट रोग पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। उससे बचने के लिए एक किस्म का विकास किया गया जो उस रोग के अगेंस्ट क्या थी? प्रतिरोधी थी। उसका नाम क्या लिखा गया? पूसा मुक्ता। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, मैंने हमेशा बताया कि कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रश्न बनते हैं, उसी रेफरेंस में एक और इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है आपके सामने, CFTRI से कहा जाता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी। प्रश्न पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विकल्प दे रखे हैं आपको: बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद और कटक। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फूड टेक्नोलॉजी का तो उसका संबंध किससे है? मैसूर से है। याद रखिएगा। यहाँ पे एक विकल्प दे रखा है कटक। कटक का संबंध मैंने बताया हुआ है आपको, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हैदराबाद का संबंध भी मैंने बताया हुआ आपको, क्रीडा, CRIEA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसी तरह से मैंने आपको बताया हुआ है, विद्यालयों के ऊपर प्रश्न बनता है तो आपको उनका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट वेराइटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी सब्जियों का है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि पूसा ज्योति एक वेराइटी है, वो वेराइटी किसकी है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के: गाजर की, विलायती पालक की, देशी पालक की, या कोई नहीं। याद रखिएगा, जब भी पूसा ज्योति का क्वेश्चन आता है कि पूसा ज्योति किसकी वेराइटी है, तो उसका आंसर याद रखिएगा, ये देशी पालक की वेराइटी है। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि पूसा ज्योति किसकी वेराइटी है। तो पालक की तो है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछा है कि वो विलायती की है या देशी की है, तो याद रखिएगा पूसा ज्योति पालक की वेराइटी है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, आलू में प्रोपोगेशन किस किस तरीके से हो सकता है? प्रवर्धन, आलू में प्रवर्धन। विकल्प दे रखे हैं आपको: TPS, प्रकंद, सूक्ष्म प्रकंद, या सभी। TPS का मतलब आप जानते हो, ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू सीड। तो ये प्रश्न पूछा गया कि आलू का प्रवर्धन किस किस तरीके से हो सकता है। पहला विकल्प TPS, दूसरा विकल्प प्रकंद, तीसरा विकल्प सूक्ष्म प्रकंद, या चौथा विकल्प दे रखा है सभी। तो याद रखिएगा, आलू में प्रोपोगेशन एक तरीके से सभी तरीके से होता है। इस कारण से वो TPS भी सही है, वो प्रकंद भी सही है, वो प्रकंद भी सही है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑल ऑफ द अबोव। हम आलू का प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं? प्रकंद से कर सकते हैं, सूक्ष्म प्रकंद से कर सकते हैं। याद रहेगा आपको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सभी। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है PhD के ऊपर। मैंने बताया हुआ है आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे क्या बोलते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, PhD। ये भी एक उद्यान विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत में जो फल लेते हैं, जो फलों का उत्पादन होता है या जो सब्जियों का उत्पादन होता है, उनका कितना प्रतिशत भाग हम प्रोसेस करते हैं? प्रोसेसिंग का मतलब प्रिजर्वेशन करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको: 2%, 20%, 25% या 30%। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम आज की डेट में जितना भी उत्पादन होता है फलों का और सब्जियों का केवल
2% ही प्रोसेस करते हैं, बाकी सब ऐसे ही यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछें फलों का और सब्जियों का प्रोसेसिंग कितना परसेंट करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, 2%। दो बहुत कम है, इस कारण से यहाँ पे फिर कमी आती है, फल सड़ जाते हैं, उसका प्रोसेसिंग सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे पूछें कितना परसेंट प्रोसेस करते हो, तो उसका आंसर होगा 2%। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, क्या मैंने अभी आपको बताया पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीएचडी का ही एक क्वेश्चन बना हुआ है, बंदी के जनक किसे कहा जाता है? बंदी को क्या बोलते हैं हम? बंदी को कैनिंग। कैनिंग। आपसे पूछा गया है फादर ऑफ कैनिंग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कैनिंग, बंदी का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के। विकल्प हैं कुरासावा, निकोलस एपर्ट, बोरलॉग और स्वामीनाथन। तो आप जानते हैं कि स्वामीनाथन जी को तो हम बोलते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक, बोरलॉग को बोलते हैं हम विश्व में हरित क्रांति का जनक। अब दो ऑप्शन बचे, कुरोसावा या निकोलस एपर्ट। तो याद रखिएगा, कुरोसावा ने खोज करी थी, एक हार्मोन था, आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं जिब्रेलिन। तो कुरोसावा ने जिब्रेलिन की खोज करी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ कैनिंग किसे कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निकोलस एपर्ट। बंदी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस एपर्ट। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कहा ना सब्जियों पे बहुत प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सब्जी के को हम फसल के रूप में, दाने के रूप में, चारे के रूप में, सब में उगाते हैं? किस किस फसल को या किस फसल को हम दाने के रूप में, सब्जी के रूप में और फसल के रूप में उगाते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के। एमेरेंथस, एमेरेंथस, लोबिया, पालक और शक्करकंद। याद रखिएगा, इन चारों में से एमेरेंथस चोलाई, एमेरेंथस चोलाई, और इसका वानस्पतिक नाम भी होता है एमेरेंथस विरिडिस। एमेरेंथस विरिडिस। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो फसल के रूप में, सब्जी के रूप में, चारे के रूप में उगाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एमेरेंथस। एमेरेंथस का हिंदी बोलते हैं चोलाई, और इसका वानस्पतिक नाम पूछ तो इसका वानस्पतिक नाम होता है एमेरेंथस विरिडिस। यहाँ तक आई बात समझ में आपको? आगे देखते हैं। देखिए, टमाटर के फल का, जो टमाटर है लाइकोपर्सिकम स्पीशीज, टमाटर के फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के। हिजोकार्प, दूसरा विकल्प दे रखा है पेरिकार्प प्लेसेंटा, तीसरा विकल्प दे रखा है आपको थैलेमस, और चौथा विकल्प दे रखा है कोई नहीं। याद रखिएगा, टमाटर के हम दोनों चीजों को खाने में यूज करते हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्प को भी और प्लेसेंटा को भी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिकार्प और प्लेसेंटा। तो याद रखिएगा, टमाटर के फल का खाने योग्य भाग जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? पेरिकार्प और प्लेसेंटा दोनों। देखिएगा, देखिए, दो किस्मों के नाम दे रखे हैं आपको, पंजाब छुआरा और अंगूर लता। ये किसकी किस्म है? ठीक है, विकल्प दे रखे हैं इस क्वेश्चन के आपको, टमाटर, बैंगन, मिर्च और खजूर। नाम से लगता है कि अंगूर लता अंगूर की किस्म है, लेकिन अंगूर तो ऑप्शन में है नहीं। याद रखिएगा, पंजाब छुआरा और अंगूर लता की दोनों टमाटर की किस्में हैं। ये भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पंजाब छुआरा और अंगूर लता किसकी किस्म है? आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, मिर्ची में जो चरपराहट होती है, मिर्ची में जो चरपराहट होती है, जब हम खाते हैं उसको, जो चरपराहट होती है वो कहाँ उपस्थित होती है? विकल्प दे रखे हैं आपको। होती तो कैप्सेनिन के कारण से, वो आप जानते हो, लेकिन वो कहाँ उपस्थित होती है? क्वेश्चन के विकल्प दे रखे हैं आपको, मेजोकार्प, पेरिकार्प, एक व दो दोनों, और चौथा विकल्प दे रखा है कोई नहीं। याद रखिएगा, मिर्ची का जो चरपराहट का रीजन होता है वो कहाँ उपस्थित होता है?
का आंसर होगा पेरिकार्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्प, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है गांठ गोभी के ऊपर। गांठ गोभी को क्या बोलते हैं हम? नोल खोल। क्या बोलते हैं? नोल खोल। क्या आप अच्छे से जानते हैं? तो गांठ गोभी का ईडेबल पोर्शन क्या है? खाने योग्य भाग कौन सा होगा? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के। फूला हुआ तना, दूसरा विकल्प दे रखा है आपको ट्यूबर, तीसरा विकल्प दे रखा है आपको इसका नोब, और चौथा विकल्प दे रखा है सभी। याद रखिए, गांठ गोभी नोल खोल का खाने योग्य भाग तना भी होता है, पर भी होता है, नोब भी होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। मीन्स गांठ गोभी का हम तना भी खा सकते हैं, ट्यूबर भी खा सकते हैं, नोब भी खा सकते हैं। तो ये गांठ गोभी के खाने योग्य भाग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा नेक्स्ट। देखिए, फिर मैंने आपको बताया था कि अभी सब्जियों के ऊपर वैरायटी के प्रश्न बनते ही बनते हैं। यहाँ दो वैरायटी के नाम पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, स्नोबॉल और गोल्डन बॉल, ये दो किसकी किस्में हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के। फूलगोभी, पत्ता गोभी, शलजम या गांठ गोभी। याद रखिएगा, स्नोबॉल और गोल्डन बॉल दोनों ही शलजम की उपयोगी किस्में हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शलजम की। गोल्डन बॉल भी किसकी किस्म है? शलजम की। स्नोबॉल भी किसकी किस्म है? शलजम की। तो इन दोनों किस्मों का आंसर क्या हो जाएगा? शलजम। नेक्स्ट देखिएगा, प्याज। सेम, प्याज का खाने योग्य भाग क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं आपको, फल, कंद, बल्ब या पत्तियां। तो ये तो आप जानते हैं कि प्याज को हम बल्ब क्रॉप के कहते हैं। तो याद रखिएगा, एलियम स्पीशीज इसका नाम होता है। लहसुन और प्याज दोनों का एलियम स्पीशीज एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम। तो प्रश्न बना है कि प्याज को कौन सा खाने योग्य भाग है? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बल्ब प्याज का खाने योग्य भाग होता है, बल्ब। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? बल्ब। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पूछा गया है कि यह किस सब्जी के अंदर पाया जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, टमाटर, कोल क्रॉप्स, आलू या बैंगन। याद रखिएगा, ब्लाइंडनेस नामक जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो सब कोल क्रॉप्स के अंदर मिलता है। कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स के अंदर मिलता है, तो याद रखिएगा ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर इसमें पाया जाता है। अब कोल क्रॉप का कोई सा भी एग्जांपल दे दें तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर चूंकि पूरा ग्रुप लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल क्रॉप। कोल क्रॉप्स कुकुरबिटेसी फैमिली आती है। देखिए, आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर प्लेटफॉर्म के साथ। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे धुरंधर सीरीज के एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।